रहमानुर्रहीम। तो वीयर्स हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन 1 की जो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट 14 लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं उनको डिस्कस किया है, और लेक्चर नंबर 15 जो था वो हमारा ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज़ के ऊपर था। आज हम लेक्चर नंबर 16 जो है वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर मूव करेंगे। यानी जो काम हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किया, वही सारा काम अब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। A linear differential equation of order n in the independent variable y and the dependent variable x is of the form जी a naught of x dn over dx dy dn y over dxn dn minus y over dxn minus 1, यहाँ पे a1 कांस्टेंट, सिमिलरली सो ऑन चलता जाएगा, एंड पे an x y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ये आपके पास इसके ऊपर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और यहाँ पे a नॉट a1 x जो है और f ऑफ x ये है सारे क्या है फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ओनली। एंड a नॉट x इज नॉट आइडेंटिकली जीरो, यानी a नॉट x है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके पास मैक्सिमम हायर ऑर्डर है। a1 जीरो हो सकता है, अगर 1 जीरो हो जाए तब भी ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, यानी an-1 जीरो हो जाए तब भी ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, क्योंकि ये टर्म आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी, इसकी फिर ये इसका ऑर्डर n नहीं रहेगा। ऑर्डर फिर क्या, अगर ये टर्म खत्म हो जाएगी बिलफर्ज यहाँ पे, तो फिर ऑर्डर n-1 रह जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी यूजिंग प्राइम। अगर हम d की जगह डेरिवेटिव की जो दूसरी नोटेशन है प्राइम यूज़ करें तो इसको लिखना ज़रा आसान हो जाएगा। तो a y इसका मतलब nth डेरिवेटिव, इसका n-1 डेरिवेटिव y डैश y f ऑफ x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और a नॉट x की जगह अगर मैं बोलूँ a नॉट a1 सो, अगर ये रियल कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए रियल कांस्टेंट। कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं, मुमकिन है साथ x आ रहा हो, मुमकिन है साथ 1 2 3 नंबर आ रहा हो, ये दोनों डिपेंड करेगा क्वेश्चन की स्कीम के ऊपर। कुछ क्वेश्चन के हमारे कुछ टाइप ऐसी होंगे जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट आ रहे होंगे, साथ ये वाले कांस्टेंट्स होंगे, कुछ में यहाँ पे साथ वेरिएबल होंगे, तो दोनों टाइप हमारे पास होंगी। अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू सॉल्व टू इक्वेशन 2 को सॉल्व करना हो तो हमारे पास क्या होगा जी, फर्स्ट कंसिडर हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे 0 कंसिडर करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, जो होमोजीनियस आपने 9th चैप्टर में पढ़ी थी, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होमोजीनियस पढ़ी थी, वो कुछ और थी, वो जिसमें आप पूरा फंक्शन y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आप कहते थे होमोजीनियस है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक पहचान है बड़ी ईजी सी, कि आप पूरी इक्वेशन के अंदर y इक्वल टू 0 पुट करें, यहाँ पर आप पुट करें y इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या देखें आपके पास जवाब 0 बराबर 0 आता है। अगर y इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जवाब 0 बराबर 0 आए तो वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी। ये आपकी हर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए काम होता है, हायर ऑर्डर जितनी भी हैं। तो इसमें प्रीवियस टेक्निक और है, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हायर के लिए चेक करना तो आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर तो जवाब 0 बराबर 0 आ रहा है तो आप बोलेंगे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर जवाब 0 नहीं आ रहा तो फिर ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर दूसरी सादा अल्फाज में, अगर आपके पास फंक्शन सारा यहाँ पर y सब में आ रहा है, इधर देखें यहाँ पर भी y आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, इधर y पुट करने से सारा 0 हो गया, और इधर भी अगर 0 हो तो फिर क्या आएगा, सारा ये 0 बराबर 0 आएगा। यानी इधर भी अगर f ऑफ x 0 हो जाए, बिलफर्ज ये टर्म ना हो, यहाँ भी 0 हो और इधर भी सारा 0 बन जाए, तो हम बोलेंगे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन 3 जो है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n। इफ f ऑफ x इज नॉट आइडेंटिकली 0, अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देन 2 इज कॉल्ड, देन आपके पास ये जो इक्वेशन है, अगर ये f ऑफ x 0 नहीं है तो ये क्या होगी आपके पास नॉन होमोजीनियस होगी। एंड 3 इज कॉल्ड दी एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, ये होमोजीनियस होगी और ये क्या होगी नॉन होमोजीनियस। इस केस के अंदर जिसमें यहाँ पर y सब में आ रहा हो उसके लिए, अगर बिलफर्ज यहाँ पे ऐसे आ रहा हो, बिलफर्ज यहाँ पे y नहीं है, अब यहाँ पे y पुट करने से ये होमोजीनियस नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे an टर्म आ जाएगी जो कि 0 नहीं हो रही। होमोजीनियस के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी, जब y को 0 पुट करें और जवाब 0 बराबर 0 आए, तो फिर आपके पास होमोजीनियस होगी। हाँ, अब यहाँ भी 0 हो जाएगा y पुट करने से, तो अब ये होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगी आपके पास।
लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में बड़ा इसको तफसीलन पढ़ा हुआ है, इस चीज़ को, लीनियर कॉम्बिनेशन। y1 y2 अगर ये आपके पास कोई फंक्शन हो एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x and c1 c2 are constants, then the expression c1 y1 c2 y2 cn yn is called a linear combination of y1 y2। अच्छा, आपको पता है y1 को हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 ऑफ x को y1 भी लिख सकते हैं, यानी आप x लिखें या सिंपल y1 लिखें, दोनों से मतलब ये है, क्योंकि हम x को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x हम डील कर रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे y1 भी यूज़ कर सकते हैं, y2 भी यूज़ कर सकते हैं, ym भी यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मली जब आगे काम करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पर हम फिर x नहीं लिखा करेंगे साथ, सिंपली y1 x की जगह पे y1 लिखा करेंगे वहाँ पे। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो सोल्यूशन है उनको आपस में फंक्शन को मिला दें और उनको जमा कर दें, ये उनका कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन कब होते हैं और इंडिपेंडेंट कब होते हैं? इफ़ m नॉन जीरो फंक्शंस, ये आपके पास नॉन जीरो फंक्शन m है, यानी ये y1 का मतलब यहाँ पे y1 ऑफ x ही है, आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होंगे जी? यहाँ पे अगर कांस्टेंट कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हो, इतने जितने ये वेरिएबल्स हैं, जितने ये फंक्शन है y1 से लेके ym तक, उतने ही कॉन्स्टेंट्स हों, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज़ नॉट जीरो सच दैट, क्यों सबको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और जवाब कितना आ जाए जीरो। ज़रूरी नहीं है कि सारे अगर यहाँ पे ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, फिर तो जाहिर बात है जवाब जीरो ही आना है। C1 भी जीरो है, C2 भी जीरो है, सारे कॉन्स्टेंट जीरो है, तो फिर तो जीरो आएगा। कहता है कि कम से कम एक हो सकता है C1 भी जीरो ना हो सकता है C2 भी जीरो ना हो, कम से कम एक वेरी कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कॉन्स्टेंट सारे जीरो नहीं आते, तो आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। अगर सारे कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएं तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मसलन the functions y1 ym are called linearly independent if and only if c1 so on cm equal to 0 implies c1 c2 cm सारे कांस्टेंट बताते खुद जीरो हो, तो वो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में मेन फ़र्क है। डिपेंडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे कांस्टेंट जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो लास्ट बचना चाहिए, सारे भी जीरो ना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, और जवाब जीरो आ जाए वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट फंक्शन होते हैं। और अगर सारे कांस्टेंट जीरो हो रहे हो तो फिर वो आपके पास होते हैं इंडिपेंडेंट फंक्शन। इसके आगे नोट देखें जी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए एवरी होमोजेनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास एक nth ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़, जितना इसका ऑर्डर होगा उतने ही उसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। याद रखिए आपने, ये MCQs या वाइवा क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन के तौर पे ये चीज़ इस्तेमाल होती है। क्या कि भाई अगर एक जितनी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर के जितनी कॉन्स्टेंट्स होंगे, जितने उसके ऑर्डर होगा, उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं, उतने ही उसके अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन होते हैं। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब क्वेश्चन पेपर में क्या बन सकता है जी? nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द सॉल्यूशन कितने जी? nth डिपेंडेंट सॉल्यूशन, nth इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, n-1 डिपेंडेंट सॉल्यूशन या n-1 इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है जी? nth जितने ऑर्डर होगा उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस उसके एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट नोट का, इफ y1 y2 yn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ 3, देन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी साथ y1 के साथ c1 लगा दो, कांस्टेंट खुद से इंट्रोड्यूस करवा के उनको जमा कर दो, और वो आपके पास क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके साथ कांस्टेंट आते होंगे। ये 3 आपके पास हैं ऐसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके साथ कांस्टेंट आ रहे हो, उसमें जितने y1 के आंसर निकलेंगे, y1 y2 y3, वो मैंने बता दिया है कि जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी? yc c1 c2 so on of y1 yn इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, इसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन को लिखने का ये तरीकाकार होगा। इसे हम yc इसलिए कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी होता है आपके पास। थर्ड पॉइंट, लेट yp बी एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 2, दैट इज yp डज नॉट कंटेन एनी कांस्टेंट। अच्छा, पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री में फ़र्क क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर आपके पास कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी आते हैं, पर्टिकुलर में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। वहाँ पे पर्टिकुलर कांस्टेंट कोई खास एक नंबर होगा, यानी कांस्टेंट होगा 3 होगा, 4 होगा। यहाँ पे क्या होते हैं? yc के अंदर c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे? yp। तो फिर आपके पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो yc प्लस yp होगा, इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2। यानी जो आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, उसका सॉल्यूशन आपके पास जो yc है यही उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो आपके पास
नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है वाई सी प्लस वाई पी, पर्टिकुलर सोल्यूशन भी और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी। वाई सी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका नाम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपके पास वाई सी होता है और जो वाई पी है इसका नाम होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं, लफ्ज़ दोनों इस्तेमाल होते हैं। इंटीग्रल का मतलब सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी एंड वाई सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जी, मैंने पहले बात बता दी है, वही इस बार रिपीट होगी। कंसीडर ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल टू वाई की जगह 0 रखें और सारा 0 बराबर 0 आ जाए, इधर भी 0 आए और इधर भी 0 आए, तो वो आपके पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब अगर ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो फिर वो हायर ऑर्डर बन जाएगी, वेयर ए नॉट ए वन ए एन आर कॉल्ड रियल कॉन्स्टेंट्स। अब ये सारे क्या है जी, रियल नंबर होंगे यहाँ पे A1 A2। अब अगर हम D को डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, कैपिटल D इज इक्वल टू dy बाई dx, इसका नाम होता है स्पेशल, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। D को आप लिखें dy बाई dx, डी स्क्वायर क्या होगा डबल डेरिवेटिव, डी क्यूब क्या होगा थर्ड डेरिवेटिव, d4 क्या होगा फोर्थ डेरिवेटिव। तो आपका ये क्या बन जाएगा dn ओवर dx की जगह यहाँ पे dn y आ जाएगा, इधर dn माइनस 1 y आ जाएगा, इधर साथ d की जगह d और यहाँ पे an इंटू वाई। अब इन सब में से y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें यहाँ पे। अब देखा जाए तो ये क्या बनता है सारा, आपके पास d का फंक्शन बनता है विच इज़ द फंक्शन ऑफ d। यहाँ पे अगर इसको मैं लिख लूँ एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, सिंस यहाँ पे y जो है वो 0 नहीं है, सिंस y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y आपके पास सोल्यूशन है वो तो 0 नहीं हो सकता जब वो फंक्शन है। तो एफ ऑफ डी यहाँ पे क्या होगा 0। ये जो एफ ऑफ डी होता है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं एक्सिलरी कंडीशन या उसे क्या कहते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, एक्सिलरी भी बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन भी बोलते हैं, तीनों इसके नाम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी यहाँ पे जी। तो हम बात कर रहे थे हमारे पास जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन या कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन भी कहते हैं, वो हमने निकाल ली। वो क्या होती है एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। जब आप एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो 3 किस्म के रूट्स पॉसिबल हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी रियल रूट्स हों और रिपीटेड हो सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई कॉम्प्लेक्स रूट्स हों आपके पास। तो अब जब 3 किस्म के रूट्स आएंगे तो फिर इनका सोल्यूशन कैसे लिखना है आपने, सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा जी। जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स को फॉर एग्जांपल आपके पास n डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए हैं, एक m1 m2 सो ऑन, तो आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो m की पावर 1x m की पावर 2x m की पावर nx डिस्टिंक्ट सोल्यूशंस आएंगे। अब इसको आपने क्या लिखना है जी लीनियरली, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है अभी कि यहाँ पे हमने भी पढ़ा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं सोल्यूशन, तो आप इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे C1 C2 Cn। जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही कॉन्स्टेंट्स आएंगे, ये बात इसकी याद में। जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके सोल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये n डिग्री थी तो यहाँ पे n कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये आपके पास तरीक़ाकार होता है अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या हैं, रियल हों और डिस्टिंक्ट हों, मुख्तलिफ हों। केस नंबर 2 कि रियल और रिपीटेड। अब रिपीटेड रियल रूट्स हो, आप एफ ऑफ डी को 0 पुट करेंगे, उसके बाद रूट्स आपके पास आएंगे जी m1 आ गया रूट, और ये कितनी बार आ गया k टाइम्स आ गया, यानी m1 कितनी टाइम्स, ये k टाइम्स रूट्स आ गया। तो फिर आप सोल्यूशन कैसे लिख रहे हैं जी, y इज इक्वल टू C1 C2x, यहाँ पे होता है x की पावर 0 होती है, साथ याद रखना। C1 C2x C3x जितने आपके पावर कहाँ तक है, k तक है, तो k रूट्स आएंगे यहाँ पे ck, और यहाँ पे x की पावर 1 कम हो रही है। यहाँ पे 2 है तो x की पावर 1 है, यहाँ पे C3 है तो x की पावर 2 आ रही है। तो यहाँ पे अगर ck हो तो x की पावर कितनी होगी, k माइनस 1 इंटू ई की पावर, वो जो रूट है वो कितना रूट है आपके पास m1 है, e की पावर m1x, यहाँ पे आप वो इसको मेंशन कर देंगे। केस नंबर 3, तीसरा केस, कॉम्प्लेक्स रूट्स। जब आपके पास आयोटा वाली फॉर्म के रूट्स आ जाएं, तो सपोज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b एज अ नॉन रिपीटेड रूट्स, यानी a प्लस आयोटा b या a प्लस माइनस होगा, डेफिनेटली 2 रूट्स आएंगे ना आपके पास कॉम्प्लेक्स में भी, प्लस और माइनस में। सिंस द कोएफिशिएंट ऑफ 1 आर, जो आपके पास 1 मतलब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होमोजेनियस थी वो आर रियल, द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स a माइनस आयोटा b इज आल्सो नॉन रिपीटेड एंड रियल, द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द जनरल सोल्यूशन इज। अब जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो फिर जनरल सोल्यूशन कैसे लिखेंगे जी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो क्या होगा y इज इक्वल टू C1 cos
बी यानी जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो बी है, आइटा बी है तो यहाँ पे बी आएगा cos bx प्लस c2 sin bx, एक बार cos के साथ और एक बार sin के साथ इनटू e की पावर ax। a क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा वो, जो भी रियल पार्ट हो वो यहाँ पे साथ आएगा। ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है। इसे हम जो सोल्यूशन हमने पढ़ा है, अभी पीछे हमने पढ़ा है, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यही सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होता है, जबकि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो जनरल सोल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉम्बिनेशन होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ देखें। फॉर एग्जांपल देखते हैं जी, कहता सॉल्व करें डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस वाई 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस इक्वल क्या होगी जी, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। ये भी हमने पढ़ा है पीछे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है जी, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने डी को 0 पुट कर दिया, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद आएगा जी डी प्लस 1 डी प्लस 3, डी इज इक्वल टू -1 और -3। हैंस द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज वो क्या होगा जी, y इज इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -x। चूँकि आपके पास रूट्स क्या है जी, रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, तो c1 e की पावर पहला नंबर प्लस c2 e की पावर दूसरा नंबर प्लस c3 जितने भी होंगे e की पावर तीसरा नंबर। अब यहाँ पे 2 रूट्स हैं, क्योंकि आपके इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो उसके रूट्स भी 2 ही निकलने, कॉन्स्टेंट 2 आएंगे इसके अंदर बस। तो ये आपके पास क्या होगा, जिसका जनरल सोल्यूशन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जाम्पल 2 कहता है जी, ये आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका रूट बताएं। उसकी हमने सबसे पहले क्या लिखी जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, उसको मैंने सॉल्व किया। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, मुझे फैक्टराइजेशन नहीं इसकी पता, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंथेटिक डिवीजन करूँगा। सिंथेटिक डिवीजन आप लोगों को आती है, कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका 1 है, इसका -5 है, 7 और -3। यहाँ पे इसका रूट अगर 1 पुट करें तो ये 0 होता है, यानी वहाँ पे 1 आ गया, इधर भी 1 आया, इधर भी ये पुट करने से क्या जवाब आता है, 0 आता है। -1 पुट करने से, सॉरी -1 जी, -1 पुट करेंगे तो 0 जवाब आएगा आपके पास, बिल्कुल ठीक है। तो -1 रूट है इसका, तो 1 जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये डिप्रेस्ड इक्वेशन बनेगी, d -1 डी स्क्वायर -4d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर इस सिंथेटिक डिवीजन अगर आप दिखनी हो तो दोबारा पता होना चाहिए, ये 1 को वैसे उतार लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, जो जवाब आता है वो यहाँ लिख देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाते होते हैं इसके साथ -4, तो -4 जो जवाब है वो आपने यहाँ लिख देना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने इसके साथ, इन दोनों को जमा किया, 7 - 4 3 आ गया, 1 into 3 जो जवाब है वो यहाँ लिखना, और यहाँ पे एंड पे 0 आना चाहिए रिमाइंडर। इसका मतलब सिंथेटिक डिवीजन आपने रूट बिल्कुल ठीक निकाला है और जवाब भी सही आया है। तो ये आपके पास इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से d -1 0 होगा तो 1 आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू 1 और 3। अब यहाँ पे आपके पास रूट्स कैसे आ रहे हैं, 2 किस्म के आ रहे हैं, एक तो 3 कांस्टेंट वो रियल नंबर है वो अलग है, दूसरा 1 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीटेड रूट वाली टाइप भी लगेगी। जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, रिपीटेड रूट है c1 प्लस c2x 2 बार है तो बस 2 बार बस इंटू e की पावर, ये जो आपके पास m यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जो रिपीट कर रहा है वो 1 आ जाएगा, 1x प्लस c3। अब ये e की पावर 3x, क्योंकि ये अकेला डिस्टिंक्ट रूट है, इसके लिए ये वाला तरीका कार आएगा। इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, अगर बाद में क्लियर हो, सॉल्व डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस d -1 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको भी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, इसकी एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व किया तो डिप्रेस्ड इक्वेशन आपके पास आ गई, d -1 डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया, इसको जब हल किया तो प्लस माइनस आयोटा आ गया, यानी अब आपके पास ये इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए हैं। अब इसको इस फॉर्म में लिखें, यहाँ पे a कितना है 0 है और b कितना है 1 है, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा जी आपके पास, इसके लिए तो वैसे आएगा c1 e की पावर x, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट आपके पास रूट है, अकेला है और रियल है। इमेजिनरी के लिए क्या करता है जी, c2, अब कॉन्स्टेंट c1 हो गया, उससे आगे चलना है, कॉन्स्टेंट आपने यहाँ पे दोबारा c1 नहीं लिखना, कॉन्स्टेंट आगे चलेंगे, c2 साइन बीटा एक्स, b कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1x आएगा प्लस c3 cos 1x e की पावर 0x, a कितना है वो 0, तो e की पावर 0x आएगा, ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो जी हमारा लेक्चर नंबर 16 डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का यहाँ पे ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज की मज़ीद क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको बाद में क्लियर हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।